हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शन चैप्टर देखा था जो कि हमारा चैप्टर 2 है। और उसी वीडियो को हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में डेटा टाइप डिक्लेरेशन जो है वो सीख लिया था। एक इंस्ट्रक्शंस हमारा पूरे हो चुके थे और हमारे पास आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस बचे हुए हैं जो एक एक करके हम सीख रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वह है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो आज हम इसको सीखेंगे और एक एक करके धीरे धीरे हम सारे इंस्ट्रक्शंस को एक दो अगले वीडियो में या फिर एक दो वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। माउस, स्कैनर, लाइट पेन, पेन, कीबोर्ड, यह सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वह उनको और प्रोसेस करके उन पे ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो परफॉर्म करके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं आउटपुट के रूप में। तो आउटपुट हमें स्क्रीन पर भी देखने मिलता है, ऑडियो में भी हो सकता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकता है। तो आउटपुट डिवाइसेस इसलिए दी हुई होती हैं, जैसे मॉनिटर है या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें मैंने देखिए कीबोर्ड और मॉनिटर को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मॉनिटर और कीबोर्ड जो होते हैं वह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। इन्हें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो हमारे लिए यही दोनों काम के हैं, बाकी तो इसमें से हमारे किसी काम के नहीं आने वाला है। तो आगे देखते हैं क्या है आज का इनपुट या फिर आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ कोई कीवर्ड नहीं है या एक फंक्शन है जो कि हमें सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड मिलता है, यानी कि पहले से बना हुआ है। और इसका यूज़ कैरेक्टर्स को मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए होता है। वह कैरेक्टर आप एज इट इज़ जैसे लिखेंगे वैसे प्रिंट होता है, या फिर आप इसका इस्तेमाल किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। तो आप इसके सिंटैक्स की बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स वह तरीका होता है कि कोई भी फंक्शन जो हमें दिया है उसे कैसे लिखा जाएगा कि वह प्रॉपर तरीके से वर्क करे। नहीं तो अगर हम से प्रिंटफ लिख के कुछ भी उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वह एरर देगा। तो इसका सिंटैक्स है कि प्रिंट एफ लिखना है आपको और ब्रेसेस डालने होते हैं और इसके बीच में डबल कोट्स लगा के उस कोट्स में आप जो लिखते हैं, आप जो भी लिखेंगे वह एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। और लास्ट में सेमी कॉलर लगा के हमें लाइन को एंड करना होता है। तो इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो हमने पिछले वीडियोस में एक इंट्रोडक्शन जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आईडी इंस्टॉल किया हुआ था। तो उसमें से आज हम टर्बो को यूज़ करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे करना है उस पर कोडिंग। गाइस, ये मैंने अपना टर्बो ओपन कर लिया है और इसमें आपको कुछ ऐसा स्क्रीन स्टार्टिंग में देखने मिलेगा। तो इसमें स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके न्यू स्क्रीन या फिर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस इस पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यह कुछ डॉस का इसका जो सिस्टम है वो ओपन हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो एक कंसोल बेस स्क्रीन होगी, जिस जो ब्लैक विंडो होती है डॉस की, उस पर ही हमें अपना आउटपुट देखने मिलेगा। गाइस, ये हमारा ओपन हो गया है अपना टर्बो सी प्लस प्लस। और इसमें हम जाएंगे फाइल पे और कर लेंगे इसको सेव। और यहाँ पर डॉट सी पी पी लिखा हुआ है, तो आप इसे डॉट सी कर देंगे क्योंकि हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और सी पी पी जो है वह सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन होता है और डॉट सी या सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट और एंटर करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर फर्स्ट डॉट सी करके सेव हो गया है।
और फिर अब हम इस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमने पिछले अपने वीडियो में प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात की हुई है, तो उसमें हमें सबसे पहले इंक्लूड करना होता है हेडर फाइल। जैसे मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया हैज़ इंक्लूड stdio.h, और एक और हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना होता है get conio.h। इसके बाद हमें मेन फंक्शन लिखना होता है जिसमें हमें void main लिखना है, और नीचे हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और अब हम इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो हेडर फाइल्स हैं। void main हमने लिखा, मेन फंक्शन को डिफाइन किया जिसे हमने पिछले वीडियोस में स्ट्रक्चर में सीखा हुआ है। आप अगर वीडियोस नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं। तो void इसमें जो फंक्शन है, हमने पिछले वीडियोस में अभी इंस्ट्रक्शन में ही बात की थी कि यह फंक्शन चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे कि ये void क्या होता है। तो अब हम इसमें कोडिंग करते हैं और लिखते हैं अपना प्री डिफाइंड फंक्शन जो था printf, और इसमें डबल कोट्स लगाते हैं और लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और अब इसको करते हैं कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइल पे जाना है और करना है कंपाइल। यहाँ पर देखिए 0 वार्निंग और 0 एरर्स आ रहे हैं, इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं लिंक, सॉफ्टवेयर बन चुका है जो कि .exe का इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये अभी सक्सेस हो चुका है, और अब हम इसको करते हैं रन। ये देखिए मैंने यहाँ पे रन किया और हल्का सा ब्लिंक हुआ, आपने वो ब्लिंक देखा होगा। तो हमारा प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो गया है, पर हमें आउटपुट दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें एक और कोड लिखना पड़ेगा जिसका नाम है get ch लग के सेमीकोलन लगा देंगे। और यह इसका फ़िलहाल इसका काम यह है कि यह एक कैरेक्टर लेता है, जिससे नाम से पता चल रहा है get ch मतलब कैरेक्टर लेना इसका काम है। या एक कैरेक्टर लेगा और इसका काम ख़त्म हो जाएगा। बहुत जगह पर इस सवाल इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि get ch का क्या काम होता है, तो बहुत लोग गलत जवाब देते हैं कि इसका यूज़ होता है स्क्रीन होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। get ch का काम है एक कैरेक्टर लेने के लिए। जैसे ही एक कैरेक्टर या ले लेगा वैसे इसका काम ख़त्म हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और जब तक यह कैरेक्टर नहीं ले लेता, आप कोई कीबोर्ड से कैरेक्टर एंटर नहीं करते, तब यह आउटपुट स्क्रीन पे रुका रहेगा और आपको आउटपुट उसके पहले के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको शो करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने get ch लगा दिया है। अब इसको करते हैं रन, और उसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स प्रिंट होके आ गया। एक बार हमने जो रन किया था हमें ब्लिंक नज़र आया था लेकिन आउटपुट नहीं नज़र आया था, वो है। और एक अभी जो रन हुआ हेलो वर्ल्ड, उसका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक कोई भी की प्रेस करता हूँ, जैसे एक कैरेक्टर एक ले लेगा वैसे get ch का काम ख़त्म हो जाएगा और फंक्शन चल चुका है। ठीक है, तो हमें 2 आउटपुट दिख रहे थे, उसके लिए भी हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है clr scr। इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया। अब इसको रन करते हैं तो इसमें जो पिछले आउटपुट हमें दिख रहे थे वह नहीं दिखेंगे, एकदम फ्रेश न्यू हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा फ्रेश हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये था printf का काम। और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए हमें पहले हेडर फाइल्स और अपना मेन फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ता है, क्लियर स्क्रीन और get ch, जिसमें हमारा मेन काम जो था उसे printf से था। और यह सारी चीज़ें आपको हर प्रोग्राम में तो लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि बिना इनके तो रन नहीं होने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में आ जाती हैं। आप इसे ना समझें कि टफ है या फिर थोड़े से काम के लिए इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा है। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं। क्या हमारा स्लाइड था,
तो यहाँ पर मैंने एक और दिया हुआ है कि printf जो है वह वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को समझें। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है printf %d और वेरिएबल नेम, यहाँ पर वेरिएबल का नेम आता है। तो %d जो है इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या है। तो इसमें अगर हमें वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो हम %d का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसको प्रिंट भी करवाना है और वह इंटीजर वैल्यू है तो %d लगेगा, और फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाना है तो %f लगेगा, कोई कैरेक्टर अगर प्रिंट करवाना है तो %c लगेगा, और डबल में %f लगेगा, और स्ट्रिंग के लिए %s लगेगा। तो आप इसे अपने बुक में नोट कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए कैसे कैसे होता है। और इसमें हम साथ ही साथ एक और फंक्शन सीख लेते हैं जो कि ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है, और printf हमारा आउटपुट इंस्ट्रक्शन था। तो scanf फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। तो सिंटैक्स इसका scanf %d, और एड्रेस का साइन ये यहाँ पर लगा हुआ है। एड्रेस का साइन हमें लगाना होता है क्योंकि हाँ, हमें बताना होता है कि वेरिएबल को किस जगह पर स्टोर करना है, या फिर वैल्यू को कौन से एड्रेस पे स्टोर करना है, क्योंकि बिना एड्रेस के तो डिलीवरी बॉय भी कहीं पर भी कोई सामान लेके नहीं जा सकता, तो कोई वैल्यू बिना एड्रेस के कैसे स्टोर हो सकती है। तो वहाँ पर एड्रेस ऑफ, यहाँ पे इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ नाम है इसका, और वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, आप जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो %d इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर वैल्यू को ये स्टोर करेगा। यहाँ पर %f भी हो सकता है, %c भी हो सकता है, या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट में से कुछ भी हो सकता है जो वैल्यू आपको स्टोर करनी हो। तो हम अपने प्रोग्राम पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करवाना है। तो मैं यहाँ पे पिछला वाला प्रोग्राम जो है वह हटा देता हूँ printf, और यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल। जैसे मैंने बताया था आपको, पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है, और आप एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया और इसमें असाइन कर दिया है 10। अब यह कंप्यूटर की मेमोरी में इंट टाइप का एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा a, और उसमें 10 असाइन हो जाएगा। तब इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना है तो आप लिखेंगे पहले printf डबल कोट्स, और उसके बाद आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर और %d, और फिर उसके बाद कॉमा एक लगाना है, और वेरिएबल का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो वेरिएबल का नाम a है, मैंने a लिख दिया, और ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन लगा देना है। तो अब इसको हम करते हैं कंपाइल, देखते हैं कोई एरर आती है कि नहीं। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, देखते हैं क्या है, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। तो हमें डिक्लेरेशन जो है वो क्लियर स्क्रीन के पहले करना होगा, यह सी लैंग्वेज का रूल है। तो यहाँ से हम क्लियर स्क्रीन हटा देते हैं और क्लियर स्क्रीन हम लगा देते हैं इसके बाद, डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं अभी क्या बताता है। ये देखिए यहाँ पे वार्निंग भी 0 है और एरर्स भी 0 हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसको करेंगे रन, और यहाँ पे देखिए 10 वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे %d लिखा, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ a इज़ %d। तो %d की जगह पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसको फिर से रन करते हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया द वैल्यू ऑफ a इज़ 10, ठीक है। और हमने scanf अभी पढ़ा, तो उसको हम देख लेते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। तो scanf का बेसिकली यूज़ होता है कि यूज़र से इनपुट लेना होता है कि ये तो हमने वैल्यू यहाँ पर खुद से असाइन की हुई है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई यूज़र वैल्यू को एंटर करना चाहता है, तब हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हम scanf यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं असाइन जो वैल्यू हमने किया वो हटा देते हैं, और अपने प्रोग्राम में यहाँ पर क्लियर स्क्रीन के नीचे हम scanf का यूज़ करेंगे।
और यहाँ पर हम %d लगा देते हैं, जो कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और एड्रेस ऑफ का सिंबल लगा के यहाँ पर वेरिएबल a में वह वैल्यू पहुँचा देंगे। और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा के लाइन एंड हो गई। और यहाँ पे हम एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि उसको करना क्या है। तो यहाँ पे हम मैसेज लिख देते हैं एंटर अ वैल्यू, वैल्यू नहीं एंटर अ नंबर लिख देते हैं। तो एंटर अ नंबर हो गया और यहाँ पे सेपिंग कॉलन लगा के एंड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या इनपुट आता है। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एंटर अ नंबर, और स्कैनफ फंक्शन पहले प्रिंटफ फंक्शन चला हुआ है यहाँ पर एंटर अ नंबर, उसके बाद स्कैनफ फंक्शन चलने के लिए तैयार है। जैसे ही हम कोई वैल्यू इसके अंदर एंटर करेंगे वह स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद हमारा तीसरा वाला जो प्रिंटफ है वैल्यू जो ए में स्टोर होगी वह प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं जैसे 20 एंटर कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 20 यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ किया जाता है। तो बस होगा आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट को मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेस ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सीरियल वाइज जाएंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो थैंक यू गाइस।